हेलो फ्रेंड्स। हम गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इससे पहले पढ़ा है कोशिका की हिस्ट्री पढ़ी है, कुछ साइंटिस्ट पढ़े हैं। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे कोशिका की साइज, शेप, कोशिका के प्रकार, ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे। तो जो इससे पहले हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करते हैं थोड़ा। ठीक है। तो कोशिका क्या होती है? जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। मतलब कि जीवों के सभी कार्य और जीवों की संरचना यहीं से स्टार्ट होती है। बेसिक यूनिट कोशिका ही है। ठीक है। इसके बाद में हमने साइंटिस्ट पढ़े थे। रॉबर्ट हुक पढ़ा था, एंटोन वॉन लीवेनॉक पढ़ा है, रॉबर्ट ब्राउन पढ़ा है, और कोशिका की थ्योरी पढ़ी है जिसमें दो साइंटिस्ट थे, स्लीडन और स्वान। ठीक है। तो उसमें जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने कोशिका की डिस्कवरी की थी। ठीक है। सेलुलर नाम दिया था और बाद में इसका नाम फिर सेल हो गया था। 1665 के समथिंग इन्होंने ये स्टडी की थी। इसके बाद में फिर एंटोन वन जो लीवेनॉक आए, उन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। उन्होंने बरसात के पानी और दांत के जो मेल है उसमें काम किया था। आरबीसी, स्पर्म और इसके ऊपर उन्होंने काम किया था। ठीक है। तो इसमें इन्होंने जो एनिमल्स देखे थे उनको इन्होंने एनिमलक्यूल नाम दिया था। तो इन्होंने जो खोज की थी वो 1675-76 के समथिंग की थी। ठीक है। इसके बाद में हमने देखा है, इसके बाद में जो साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है। तो जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने ऑर्किड की जो जड़ें हैं उसके अंदर कोशिका में जो न्यूक्लियस है उसकी खोज की थी। इसके बाद में जो साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था, उन्होंने सेल थ्योरी दी थी। जो दो साइंटिस्ट थे, स्लीडन और स्वान। ठीक है। जो स्लीडन थे वो बोटनिस्ट थे और वो जर्मन के थे। ठीक है। और जो स्वान है वो ब्रिटिश थे और वो जूलॉजिस्ट थे। इसके बाद में सेल थ्योरी में जो उन्होंने पॉइंट दिया था वो था कि जो भी सभी जीव होते हैं वो कोशिका से बने होते हैं और कोशिका के उत्पाद से बनते हैं। लेकिन इसके बाद जो साइंटिस्ट आए थे, रुडोल्फ विर्चो, उन्होंने इसके अंदर मॉडिफिकेशन किया और इसको मतलब इसमें दो पॉइंट हो गए थे फिर। कि पहला जो पॉइंट था वो वही था कि जीवों की जो संरचना होती है वो कोशिका से बनी होती है और कोशिका से उत्पाद से बने होते हैं। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है उसमें उन्होंने ये बताया कि जो नई कोशिकाएं हैं उनका निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। ठीक है। तो इसके बाद हम आज नया पढ़ेंगे जिसमें हम कोशिका के प्रकार देखेंगे। पहले तो जो कोशिका है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है। यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर में ओनली एक कोशिका होती है, एक कोशिका होती है। और जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं ऐसे जीव जो यूनिसेल्यूलर होते हैं, मतलब जिनके अंदर एक कोशिका होती है, वो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। ठीक है। इसके अंदर जो एग्जाम्पल जाएगा जैसे अमीबा, पेरामीशियम, यूग्लिना। ठीक है। और इसके अंदर बैक्टीरिया आ जाएंगे, जीवाणु। ये सब यूनिसेल्युलर मतलब एक कोशिकीय जीव है। इसके अंदर प्रोटिस्टा आ सकता है। प्रोटिस्टा भी क्या है? एक कोशिकीय जीव है। ठीक है ना। प्रोटिस्टा जगत के अंदर जो भी आते हैं वो एक कोशिकीय जीव है। ये पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना सब प्रोटिस्टा के अंदर ही आते हैं। ठीक है ना। बैक्टीरिया ये ठीक है। और मल्टीसेल्युलर में एक से ज़्यादा कोशिका इनके अंदर होती है। एक से ज़्यादा कोशिका इसके अंदर होती है। इसके जो एक से ज़्यादा कोशिका होती है इससे बहुकोशिकीय जीव का निर्माण होता है। बहुकोशिकीय जीव का निर्माण होता है। इसके बाद में जो इसमें एग्जांपल्स क्या देख सकते हैं, जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है। तो ये मल्टी सेल्यूलर हो गए और ये यूनिसेल्यूलर जीव हो गए। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें क्या होता है, एक कोशिका होती है तो एक कोशिका होती है वो सभी कार्य करती है। मतलब फूड को अंदर लेना, फूड को बचाना, फूड को बाहर निकालना। ठीक है ना। मतलब कि डाइजेशन का काम भी एक कोशिका करती है।
ठीक है ना। और एक्सक्रीशन का काम भी एक कोशिका करती है, ठीक है। और सर्कुलेशन करना है सेल के अंदर, तो वो भी सेल के एक ही कोशिका के अंदर सर्कुलेशन होता है। मतलब कि एक कोशिका सारे कार्य एक कोशिका करती है, ठीक है। लेकिन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि बहुत सारी कोशिका होती है, तो जब एक से ज़्यादा कोशिका होती है तो वो ऊतक का निर्माण करती है। अब जब ऊतक का निर्माण होता है तो जैसे मान लो ये नर्व कोशिका है, ठीक है। वैसे नर्व कोशिका लंबी होती है, लेकिन एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे हम। तो जैसे नर्व कोशिका है तो नर्वस टिश्यू का निर्माण करेगी, नर्वस ऊतक का निर्माण करेगी, तंत्रिका ऊतक का निर्माण करेगी। तो नर्वस टिश्यू होता है वो क्या करता है, जैसे मान लो ये नर्व सेल है, ठीक है ना। वो क्या करता है, बॉडी में दूसरी जगह से उद्दीपन लेकर पूरी बॉडी में उसको फैलाता है, ठीक है ना। तो ये नर्वस टिश्यू का काम हो गया। लेकिन जैसे ब्लड सेल हो गई है, तो ब्लड सेल क्या हो गई है, ब्लड सेल क्या करती है, जैसे मान लो ब्लड सेल है तो वो कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण करती है। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये क्या करता है, ये शरीर में हर जगह सर्कुलेशन का काम करता है। शरीर की अन्य कोशिकाओं को ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ठीक है ना, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, ये सभी कार्य करता है ब्लड सेल, मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू करते हैं। तो ये जो अलग अलग काम दिख रहे हैं यहाँ पे हमको, जैसे मान लो जो ये जो नर्व सेल है वो उद्दीपन का एक जगह से दूसरी जगह से ले जाने का काम करती है, ठीक है ना। तो वैसे ही ब्लड सेल क्या करती है, दूसरी अन्य चीज़ें जैसे ग्लूकोज हो गए, CO2 हो गए, ऑक्सीजन हो गए, इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करती हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, मतलब जो कार्य है उसका डिवीजन होता है, मतलब कि अलग अलग ऊतक अलग अलग काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है इसमें, मतलब लेबर ऑफ डिवीजन पाया जाता है, श्रम का विभाजन पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर श्रम का विभाजन नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद में हम देखेंगे अब कोशिका दो टाइप की और होती है। जो पहली है उसको बोल देंगे हम प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और एक हो जाएंगी यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें क्या होता है कि इसको प्राचीन सेल भी बोलते हैं, ठीक है ना। प्राचीन मतलब प्रो कहाँ से आया, प्रिमिटिव से आया। कहाँ से आया, प्रिमिटिव से आया, ठीक है। प्रिमिटिव, ठीक है। प्रिमिटिव मतलब पुराना, या उसको आद्य बोल सकते हो, ठीक है ना, आद्य, ठीक है। तो मतलब ऐसी सेल है जिनके अंदर क्या होता है, ऐसी सेल होती है जिनके अंदर क्या होता है कि जो सेल होती है उसमें जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। ओनली जो जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब कि जो DNA RNA होता है वो से एक एरिया में ऐसा फैले हुए रहता है। इस एरिया को न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोइड। बस बाकी और भी जो ऑर्गन्स होते हैं सेल के अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ER, ठीक है ना, गोल्जी बॉडी और प्लास्टिड, ये कुछ भी इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसको यू मतलब होता है सत्य होता है, वैसे तो ट्रू, यू मतलब ट्रू होता है, ठीक है ना। तो मतलब ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब कि केंद्रक झिल्ली के अंदर होता है। और इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो एक एरिया में होता है, और उसके बाद में इसके अंदर क्रोमोसोम भी होते हैं, ठीक है ना। क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर क्रोमोसोम नहीं होते हैं, ठीक है ना। क्रोमोसोम इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं, क्रोमोसोम एब्सेंट, ठीक है। उसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उसमें दूसरे ऑर्गेनेल्स मतलब कि जैसे ER, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या जाएगा, इसमें एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो मोनेरा, जो मोनेरा किंगडम है ना, किंगडम मोनेरा, उसमें ये सभी बैक्टीरिया होते हैं, वो सभी इसके अंदर आ जाएंगे, बैक्टीरिया, ठीक है ना। और यूकैरियोटिक में प्रोटिस्टा, ठीक है ना, प्रोटिस्टा के जो भी जीव होते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं,
और यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। एनिमल्स आ जाएंगे, प्लांट आ जाएंगे, ये सभी किसके अंदर आ जाएंगे, यूकैरियोटिक सेल इनके अंदर होती है। तो ये हो गया। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसके आगे कोशिका की साइज पढ़ेंगे। इसमें कोशिका की साइज, कोशिका की जो सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, ये सभी चीज़ पढ़ेंगे। तो कोशिका की साइज पढ़ेंगे, ठीक है ना, आकार। तो सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है ना। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, ये होती है माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना, माइकोप्लाज्मा। इसकी साइज होती है लगभग 0.1 माइक्रोमीटर के समथिंग, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, सबसे जो लंबी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है। इसके बाद में यदि मानव में सबसे बड़ी कोशिका दिख जाए कि मानव की सबसे बड़ी कोशिका, तो उसमें जाएगा मानव की सबसे बड़ी कोशिका में अंड, जो अंडाशय से निकलते हैं फीमेल्स में, एग शेल, ठीक है। इसके बाद में मानव की सबसे छोटी कोशिका ये होती है स्पर्म, शुक्राणु, ठीक है। इनका निर्माण कहाँ होता है, टेस्टिस में, ठीक है, स्पर्म सेल, ठीक है। ये सबसे बड़ी सबसे छोटी हो गई है। इसके बाद में क्या था, कुछ साइज है, जैसे मान लो आपको याद रखना है कि ये एक बार देख लेना। इसके बाद में जैसे साइज में क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया जो है उसकी साइज़ क्या है, 3 से 5 माइक्रोमीटर के समथिंग इसकी साइज होती है, ठीक है। ह्यूमन आरसीबी, जो ह्यूमन आरसीबी है ना, ह्यूमन रेड ब्लड सेल, तो इसका साइज आएगा 7 माइक्रोमीटर के समथिंग इसका डायमीटर होता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल, कोई भी यूकैरियोटिक सेल है तो उसका साइज क्या हो जाएगा, उसका साइज होता है 10 से 20 माइक्रोमीटर के समथिंग, ठीक है। वायरस यदि होते हैं तो वायरस की जो साइज होता है वो 0.02 के और 0.02 से 0.2 के माइक्रोमीटर के समथिंग होता है। ये इसकी साइज हो गई है, ठीक है। जो वायरस होता है, हम एक चीज़ भूल गए थे पहले, जो वायरस होता है वो कोशिका सिद्धांत का मतलब अपवाद है, ठीक है। ये क्या है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि ये क्या करता है, ये ओनली जब कोई भी दूसरा होस्ट है उसके संपर्क में आता है, ठीक है ना, कोई भी दूसरा होस्ट है उसके संपर्क में आता है तभी ये लिविंग मतलब जीवित होता है। उसके बाद में इसके बाहर ये क्या होता है, निर्जीव होता है, ठीक है ना, इसकी एक्टिविटी बंद हो जाती है। तो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब ये इंडिपेंडेंट कोशिका नहीं है, तो ये कोशिका सिद्धांत के अंदर नहीं आता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में कोशिका का शेप, कोशिका का शेप पढ़ेंगे अब हम, आकार।
ठीक है। तो जो कोशिका का आकार है वो अलग अलग आकार की कोशिकाएं होती है, ठीक है। जिसे और ये जो कोशिका का आकार है ये इनके कार्य के साथ में जुड़ा हुआ है। जैसे आरबीसी ले लो, तो आरबीसी का जो आकार होता है वो होता है बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव मतलब द्विअवतलीय, द्विअवतलीय, ठीक है ना। बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव कैसे होता है, ऐसा होता है, ऐसा शेप होता है। ऐसा शेप इसलिए होता है क्योंकि ये क्या करती है, इसका सरफेस एरिया बढ़ा देती है, सरफेस एरिया बढ़ाती है, जिससे क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा कैप्चर करती है, ठीक है ना, ज़्यादा ऑक्सीजन कैप्चर करती है, जिससे क्या होगा, मैक्सिमम मतलब ट्रांसपोर्ट कर सकती है। इसलिए इसके कार्य के हिसाब से ये कैसी हो गई है, मतलब इसका कार्य क्या है, ऑक्सीजन को कैप्चर करना और ट्रांसपोर्ट करना। इसके कार्य के हिसाब से इसका सरफेस एरिया ज़्यादा करना पड़ेगा, सरफेस एरिया ज़्यादा करने के लिए इसको बाइकॉनकेव शेप में आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आरबीसी हो गई। इसे डब्ल्यूबीसी ले लो। डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, वाइट ब्लड सेल में ये होती है अमीबॉइड आकार की, मतलब ऐसे कुछ भी शेप होता है इसका, ठीक है ना। अमीबा में कैसा होता है, सीडोपोडिया बोलते हैं, कूटपाद, तो वैसा होता है। लेकिन इसमें ये क्या कार्य करती है, तो ये क्या होती है, जैसे मान लो कोई ब्लड वेसल है, कोई भी नलिका है, ठीक है ना, कोई भी ट्यूब है, ठीक है, ब्लड वेसल है, ब्लड आर्टरी है, ब्लड वीन है, तो उसमें क्या होती है, जिसमें मान लो ये डब्ल्यूबीसी है, तो यहाँ यदि किसी को मतलब जब चोट लग जाती है यहाँ पे, जैसे मान लो चोट लग गई है, तो क्या होता है कि यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ब्लड वेसल के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये छिद्र से क्या करती है, बाहर निकल जाती है, ये बाहर निकलती है और ये बाहर निकल जाती है, और बाहर निकल के क्या करती है, इस जगह पर मरम्मत का कार्य करती है। इसलिए इसकी आकृति सीडोपोडिया की, मतलब ये अपना आकार ऐसे कर लेती है कि वो बाहर निकल जाती है छेद से, क्योंकि ये छेद क्या होते हैं, ये जो छिद्र होते हैं ये छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है ना, माइनट पोर्स होते हैं, माइनट पोर्स बहुत छोटे छिद्र होते हैं, तो इसको ये सहायता करते हैं बाहर निकलने के लिए, ठीक है। तो इसलिए डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है, अमीबॉइड होता है, अमीबॉइड होता है, ठीक है ना, अमीबॉइड आकार की होती है। तो ये जो कोशिका है इनका जो आकार है, इनके फंक्शन, इनके कार्य के अनुरूप होता है, ठीक है ना, कार्य के हिसाब से इनके आकार अलग अलग होता है। इसे इसके अलावा और देखते हैं, इसके अलावा जैसे नर्वस नर्व सेल देख लो, ठीक है ना। नर्व सेल कैसी होती है, नर्व सेल ऐसी होती है ना, ऐसी नर्व सेल होती है, ठीक है, ये डेंड्राइट्स है, ठीक है। तो नर्व सेल में क्या होता है, जैसे नर्व सेल है, ठीक है, तो नर्व सेल क्या काम करती है, उद्दीपन मतलब स्टिमुलेशन, ठीक है ना, उद्दीपन को एक जगह से कहीं से भी, मतलब कहीं से भी इकट्ठा करके कहाँ ले जाती है, ब्रेन तक ले जाती है। तो इसको क्या करना है, सभी जगह से पूरे शरीर में मतलब कवर करना, पूरे शरीर को कवर करना है, इसलिए लंबी होती है, ठीक है ना। तो इनका कार्य क्या है, मतलब उद्दीपन को एक जगह से मतलब पूरी शरीर से ब्रेन तक ले जाना। तो इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, लंबी होने की ज़रूरत है, इसलिए इनका आकार कैसा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो इसके अलावा और क्या है, और दूसरी सेल है, जैसे मान लो और भी सेल है, ठीक है, और भी सेल है, जैसे मीजोफिल है, मीजोफिल कहाँ होती है, ये जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, प्लांट्स में जो पत्तियाँ होती है, ठीक है, जो पत्तियाँ होती है उनमें क्या होता है कि यहाँ पे मीजोफिल सेल्स होती है, ठीक है। तो मीजोफिल सेल्स क्या होती है, एक कॉम्पैक्ट होती है, मतलब सघन होती है, ठीक है, आसपास को मतलब बिल्कुल एक दूसरे से सटी होती है, ठीक है। इन पर क्या होगा, सटे होने से क्या होगा, कि ये लाइट पड़ेगा, सनलाइट मैक्सिमम सनलाइट को ग्रहण कर सकती है। जब मैक्सिमम सनलाइट पड़ेगा तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा, और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस से मैक्सिमम फूड बनेगा, ठीक है ना। तो इनका कार्य क्या था,
फूड का निर्माण करना, ठीक है ना। इनका कार्य क्या था, फूड का निर्माण करना। तो फूड के निर्माण के लिए इनको क्या होना पड़ा, एकदम बिल्कुल सट कर होना पड़ा, ठीक है ना। और इनका मैक्सिमम सनलाइट ग्रहण कर सके, इसलिए इनको ये शेप में आना पड़ा, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं एक और, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसके बाद में जाएगा कॉलिमनर एपिथेलियल टिश्यू, हिंदी में उसको बोल सकते हैं स्तंभाकार ऊतक, ठीक है ना। ये ऊतक क्या करता है, ये कोई भी, जैसे मान लो कोई भी ट्यूब हो गई या कोई भी ग्लैंड हो गई, ठीक है ना। कोई भी जब ग्रंथि होती है तो उस जैसे मान लो एक ग्रंथि है, ठीक है ना, तो इसकी ट्यूब होती है, ठीक है ना। तो इस ट्यूब में क्या होता है कि इसकी दीवार बनाने के लिए या फिर ब्लड वेसल्स होती है उनकी दीवार बनाने के लिए क्या होता है, इस ऊतक का यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कैसा होता है, ये ऊतक ऐसा होता है, ऐसा एक मतलब ये जो कोशिका होती है बिल्कुल सक्रिय होती है, ठीक है, और लंबी लंबी होती है, लंबी और सक्रिय होती है। इससे दीवार का निर्माण, एक वॉल का निर्माण हो सकता है, इसलिए हम इसका यूज़ ट्यूब में दीवार के रूप में या फिर कोई भी ग्लैंड में, ठीक है ना, कोई भी ग्लैंड में दीवार के रूप में करते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका कार्य क्या था, मतलब कवरिंग देना, कवर करना, ठीक है ना, कवरिंग के लिए था। तो कवरिंग के लिए इनको, इनकी शेप कैसी करनी पड़ी, एकदम ईंट की जैसी, ब्रिक के जैसी इनकी शेप इनको ऐसी करनी पड़ी। तो जो एक जो पॉइंट है वो आप लिख लीजिए, एक मेन पॉइंट ये है कि कोशिका का आकार, सॉरी आकार नहीं, हमने पहले, इससे पहले क्या पढ़ा था, ये आकृति पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसको आकृति बोलेंगे, ठीक है ना, शेप। तो कोशिका की आकृति इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य के अनुरूप होती है, अब आप जब भी कोई कोशिका पढ़ो या फिर कोई भी टिश्यू पढ़ो तो आप उसकी मतलब उसकी संरचना देखना और वो क्या कार्य करती है ये देखना, इससे आप इसको मतलब इसको समझ पाओगे कि कोई कोशिका कैसे उसके कार्य के अनुरूप होती है, इसलिए उसका साइज वैसा ही हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद बाकी और कुछ बचा नहीं है, कोशिका झिल्ली, फिर कोशिका भित्ति और आगे और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिका झिल्ली है ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इसे मान लो ये कोशिका है, ठीक है, मान लो एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। लेकिन मान लो यदि ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के अंदर क्या होता है कि इसके बाहर एक और कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं सेल वॉल, CW, मतलब कि कोशिका भित्ति, वही हो जाएगी CM, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो पहले हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं, फिर बाद में सेल वॉल पढ़ेंगे। तो जो बाहर की कवरिंग है उसको हम देखेंगे, वो अंदर की कवरिंग जो है सेल मेम्ब्रेन, उसको देखेंगे। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, मुलायम होती है, पतली होती है, ठीक है ना, और लचीली होती है, ठीक है, लचीली होती है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या कार्य करती है, ये होती है चयनात्मक पारगम्य, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सिलेक्टिवली परमीबियल, ठीक है ना, परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल।
ठीक है। मतलब ये चयन करके, जैसे मान लो ये कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका, इसके अंदर क्या आना है, क्या क्या बाहर जाना है, इसके बाहर क्या जाना है, इसके अंदर क्या आना है, इसका ये चयन करती है, ठीक है ना। पहले सिलेक्ट करती है कि क्या लेना है और क्या बाहर निकालना है, ठीक है। तो इसलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, कोशिका की वृद्धि में सहायक होती है, कोशिका की वृद्धि भी कर सकती है, ठीक है ना, कोशिका की वृद्धि में सहायक होती है, ठीक है ना। ये क्या करती है, इसे सीलिया, ठीक है ना, फ्लैजिला और माइक्रोविलाई, ठीक है ना, इनका निर्माण किससे होता है, सेल मेम्ब्रेन से ही, ठीक है ना, इनका निर्माण, ठीक है ना, इनका निर्माण करती है, निर्माण करती है, ठीक है ना। सीलिया क्या होती है, जैसे मान लो ये सेल है, तो सेल के अंदर ही बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि ऐसे रेसे हैं तो वो सीलिया होते हैं। लेकिन मान लो जैसे एक ही है ऐसा लंबे होते हैं, वो फ्लैजिला होते हैं। और माइक्रोविलाई कहाँ होते हैं, जैसे मान लो हमारी श्वास नली है, या फिर हमारा जो मतलब जो पाचन तंत्र है, ठीक है ना, उसके अंदर भी क्या होता है, माइक्रोविलाई होते हैं, जो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, ठीक है ना, अवशोषण का काम करते हैं। और ये क्या करती है, ये कोशिका यांत्रिक सहारा, मतलब कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, ठीक है ना। और ये जो बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनती है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर इसका निर्माण होता है सेल मेम्ब्रेन का। लेकिन साथ में कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी इसके अंदर पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली लिपिड प्रोटीन की बनी होती है, कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी इसके अंदर पाया जाता है, मुलायम होती है, पतली होती है, लचीली होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है, कोशिका वृद्धि में सहायक होती है, सीलिया, फ्लैजिला और माइक्रोविलाई, इनका निर्माण भी कोशिका झिल्ली से होता है, ठीक है, या कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। तो ये सभी कार्य क्या करती है, ये कौन करता है, कोशिका झिल्ली करती है। अब कोशिका झिल्ली की हल्का सी मतलब थोड़ा हम इसकी संरचना देख लेते हैं, ठीक है। संरचना कैसी होती है इसकी, संरचना इसकी ऐसी होती है कि ठीक है, तो कोशिका में क्या होता है, जो लिपिड होता है, ठीक है ना, लिपिड जो होता है दो भाग से मिलके बनता है, ठीक है। एक जो ये सर्कुलर पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, लिपिड है। तो लिपिड की दो लेयर होती है इसके, ठीक है। और जो ये जो लिपिड है, ये जो लिपिड है इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड, बोलते हैं। तो ये क्या है, फॉस्फोलिपिड है। तो फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर, मतलब कि लिपिड की बाई लेयर पाई जाती है इसके अंदर, लिपिड की बाई लेयर मतलब द्विपरत बाई लेयर, ठीक है। इसके अंदर लिपिड की बाई लेयर पाई जाती है। ये जो आपको ब्लू में दिख रहे हैं, ये प्रोटीन है, ठीक है ना, ये प्रोटीन है, ठीक है। इसके बाद में ये जो सर्कुलर पार्ट दिख रहा है, ये कोशिका में ये जो लिपिड का ये है क्या, ये फॉस्फोलिपिड, ये है लिपिड ये, लेकिन जो सर्कुलर पार्ट है इसको बोलते हैं फॉस्फेट, ठीक है। और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं फैटी एसिड,
ये क्या होता है, फैटी एसिड होता है। ठीक है, तो ये संरचना है। और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो या तो लिपिड से लगे हो सकते हैं, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट है, या प्रोटीन से लगे हो सकते हैं, ठीक है ना। जो लिपिड से लगे होते हैं उनको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। और जो प्रोटीन से लगे होते हैं उनको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या करते हैं, एंटीजन का काम करते हैं। एंटीजन जब भी कोई, मान लो कोई एंटीबॉडी शरीर में आती है तो ये कोशिका में क्या होता है, ये कोशिका के ऊपर यहाँ पर ऐसे पाए जाते हैं, ताकि कोई भी यदि बैक्टीरिया आता है तो वो इसको देखकर, मतलब यहाँ पर क्या होता है, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होती है, जिससे वो समझ जाता है कि मतलब कुछ बैक्टीरिया या फिर कोई आया है। इससे क्या होता है कि सेल हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा है वो एक्टिव हो जाती है, ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र एक्टिव होता है, ठीक है। तो ये सेल की क्या है, स्ट्रक्चर है। फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर पाती है, ये जो प्रोटीन है ये पाए जाते हैं। कुछ प्रोटीन क्या होते हैं, पूरे अंदर धसे होते हैं, और कुछ प्रोटीन बाहर पाए जाते हैं। जो अंदर धसने वाले प्रोटीन है, ठीक है ना, उनको बोलते हैं इंट्रिंसिक या अंतर्वेशी, इंट्रिंसिक या अंतर्वेशी प्रोटीन बोलते हैं। और जो बाहर होते हैं उनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, मतलब बाह्य प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है, ये जो कोशिका झिल्ली होती है लिपिड से बनी है। लिपिड का मतलब क्या होता है, वसा, ठीक है, मतलब कि ये अर्ध तरल होती है, ठीक है। कैसी होती है, अर्ध तरल होती है, मुलायम होती है बिल्कुल, ठीक है ना। मतलब कि ये जो फॉस्फोलिपिड है ये इधर आ सकता है और ये फॉस्फोलिपिड इधर जा सकता है, ये एक दूसरे की मूवमेंट होती रहती है, ठीक है। इसके बाद में ये कोशिका की संरचना हो गई है। अब आपने पढ़ा होगा, इसको मिटा रहा हूँ मैं, तो फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड के दो पार्ट होते हैं, ठीक है ना, एक तो फॉस्फेट और फैटी एसिड। ये जो फॉस्फेट होता है ये ध्रुवीय भाग है। कौन सा भाग है, ध्रुवीय भाग है। और जो ये फैटी एसिड है ये अध्रुवीय भाग है, ठीक है। ये और भी मैं समझा दूंगा। अब ऐसे अणु जिसके अंदर ध्रुवीय भाग और अध्रुवीय भाग दोनों होते हैं, ऐसे अणु को बोलते हैं हम एम्पीफेथिक, ठीक है ना, लिख लेना आप। और अब मैं आपको एक और चीज़ समझा रहा हूँ इसमें, वो आप यहीं पे समझ लो क्योंकि वो ज़रूरी है थोड़ा। हम पढ़ते हैं कि ध्रुवीय जो चीज़ें होती है वो ध्रुवीय में विलय होती है। ध्रुवीय में विलय होता है, मतलब कि घुल जाता है। और अध्रुवीय चीज़ें अध्रुवीय के अंदर विलय होती हैं, ठीक है ना, घुल जाती हैं, ठीक है। तो ध्रुवीय क्या होता है, जैसे मान लो पानी हो गया पानी क्या है, ध्रुवीय है। उसके अंदर क्या होता है, आयंस बन जाते हैं, H+ और H- आयंस बन जाते हैं, तो ये क्या है, ध्रुवीय है। तो इसमें क्या होता है, हमने पढ़ा है कि ये जो फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, जो सर्कुलर पार्ट है वो क्या है, ध्रुवीय है, और ये क्या है, अध्रुवीय है। तो जो मेम्ब्रेन हो जाती है वो क्या हो जाती है, पूरी मेम्ब्रेन के बीच में क्या फंस जाता है, मतलब ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं अध्रुवीय, ठीक है ना, लिपिड वाला पार्ट है ये, ठीक है, मतलब लिपिड का मेन पार्ट है ये। तो इससे होकर ध्रुवीय मॉलिक्यूल विलय नहीं होती, क्योंकि ध्रुवीय में विलय होंगे तो वो इससे होकर नहीं निकल सकते डायरेक्टली। इसलिए जो प्रोटीन दिख रहा है इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये इनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है ध्रुवीय मॉलिक्यूल्स के लिए। जैसे ध्रुवीय मॉलिक्यूल्स के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। जैसे मान लो Na+ आया तो Na+ कहाँ से जाएगा, क्योंकि ये ध्रुवीय है तो इस प्रोटीन से निकल के जाएगा। लेकिन जो अध्रुवीय मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे मान लो अध्रुवीय के अंदर कोई भी लिपिड पार्ट हो गया, कोई भी स्टीरॉयड हार्मोन हो गया, ठीक है ना, स्टीरॉयड हार्मोन हो गया, ठीक है ना। स्टीरॉयड हार्मोन क्या होते हैं, जो गोनेड्स से, मतलब कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये स्टीरॉयड हार्मोन है, ठीक है ना। मतलब ये मैकेनिज्म चलती है, बहुत ज़्यादा डिटेल में चलती है, ठीक है। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे मैकेनिज्म को। लेकिन जो भी अध्रुवीय, मतलब कि जो लिपिड से बने होते हैं, जैसे स्टीरॉयड हार्मोन, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली इस मेम्ब्रेन से निकल सकते हैं। क्यों निकल सकते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट दिख रहा है वो क्या है, लिपिड है। तो लिपिड जो अध्रुवीय है, मतलब कि अध्रुवीय भाग है, वो अध्रुवीय से निकल सकता है, इसलिए जो स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं वो डायरेक्ट निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ध्रुवीय भाग जो है, जैसे Na+, K+ और H-, ये डायरेक्ट इससे निकल नहीं सकते।
ठीक है, इसलिए इनको इंट्रिंसिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है और वो डायरेक्ट निकल जाते हैं। अच्छा, जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है इसका काम क्या होता है, ये एंजाइम की तरह काम कर सकता है। ठीक है, एंजाइम की तरह काम कर सकता है। हाँ समझ में। तो ये उसकी संरचना हो गई है कोशिका की। इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, अब इसमें एक और जो ये बात है कि हमने ये जो स्ट्रक्चर देखी है, ये जो स्ट्रक्चर है, हमने कोशिका झिल्ली के 3 मॉडल्स हैं। ठीक है ना, ये जो स्ट्रक्चर हमने देखा है वो तीसरा मॉडल है। ठीक है ना, तो पहला मॉडल कौन सा था, वो था सैंडविच मॉडल। उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस एक बार मैं आपको ये नाम बता रहा हूँ, सैंडविच मॉडल। ठीक है ना, दूसरा मॉडल था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल मतलब कि ये जो जब कोशिका की संरचना, मतलब कोशिका की जब डिस्कवरी चल रही थी, तो जब सेल को देखा था तो पहली बार ये मॉडल देखा गया कि सेल ऐसी होगी, सेल ऐसी होगी, यूनिट मेम्ब्रेन होगी। ठीक है ना, सैंडविच की जैसी होगी। लेकिन बाद में जब तीसरा मॉडल आया था उसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो हमने पढ़ लिया है। वही जो अभी जो स्ट्रक्चर पढ़ी है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन होता है। लिपिड की बाइलेयर होती है, प्रोटीन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक 2 प्रोटीन होते हैं। और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो प्रोटीन या लिपिड से लगे होते हैं, जिनको एंटीजेंस के रूप में कार्य करते हैं वो बाद में, मतलब कहीं भी। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसमें ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। कोशिका के झिल्ली के आसपास जो ट्रांसपोर्ट होता है, मान लो ये कोशिका झिल्ली है। ठीक है, ये कोशिका झिल्ली है, तो यहाँ से 3 प्रकार के ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। क्या, कोशिका झिल्ली से जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, मतलब कि ये कोशिका झिल्ली है, इसके आर पार जो चीज़ें मॉलिक्यूल्स जाते हैं, अणु परमाणु जो जाते हैं, वो उनके आधार पे जो ट्रांसपोर्ट होता है वो 2 प्रकार का होता है ट्रांसपोर्ट, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एटीपी, मतलब कि एनर्जी लगती है। इसमें क्या लगती है, एनर्जी लगती है। जैसे मान लो इसके अंदर क्या, सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है, Na+K+ पंप जो होता है, ठीक है ना, ये नर्वस सिस्टम के अंदर पाया जाता है, नर्व कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, और भी प्लांट कोशिकाओं में पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्टिव जो होता है उसमें क्या होता है, एनर्जी लगती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। मतलब कि झिल्ली के आर पार जो जाएगा तो मतलब आर पार जाने में मॉलिक्यूल्स को एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो पैसिव होता है, मतलब कि निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें क्या होता है कि कोशिका के आर पार जाने में एनर्जी नहीं लगती है। तो यहाँ पे एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, एनर्जी नहीं लगती है। ठीक है, और जो दूसरा है, जैसे मान लो इसमें क्या होता है, एनर्जी भी लगती है, और इसमें 2 प्रकार आते हैं फिर। एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है ना, और एक होता है सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है ना, जैसे पानी का डिफ्यूजन होता है सिंपल। ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है कि कोशिका से कोई भी चीज़ें डायरेक्टली ऐसे ही निकल जाती है। ठीक है, उसमें कोई एनर्जी नहीं लगती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको डायरेक्ट नहीं निकलती, उनके लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स, उनके लिए क्या चाहिए, जैसे Na+ है या K+ है, उनको निकलने के लिए एक प्रोटीन चाहिए। ठीक है ना, या कोई भी आयन है, जैसे मान लो H+ है, ठीक है ना, H+ है, तो इनको निकलने के लिए क्या चाहिए, एक प्रोटीन चाहिए। हमने देखा था कोशिका के स्ट्रक्चर में एक प्रोटीन होता है जो अंदर से बाहर तक ऐसा लगा होता है। ठीक है, वो प्रोटीन क्या है, वो प्रोटीन ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाता है। ठीक है ना, वो प्रोटीन ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाता है। तो इसमें क्या हो गया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर 2 प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं कोशिका झिल्ली से होकर के, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नहीं लगती और एक्टिव में एनर्जी लगती है। ये खत्म हो गया। इसके बाद हम देखेंगे
इसके बाद अब हम देखेंगे कि कोशिका भित्ति, ठीक है। इसके बाद हम कोशिका भित्ति पढ़ेंगे। कोशिका भित्ति, जो कोशिका भित्ति है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल वॉल। इंग्लिश में इसको कहते हैं ठीक है, सेल वॉल। तो कोशिका भित्ति जो होती है वो काय से मिलके बनती है? सेल्यूलोज से मिलकर बनती है, ठीक है ना। सेल्यूलोज से मिलके बनती है, प्लस में क्या होता है? हेमी सेल्यूलोज होता है, हेमी सेल्यूलोज होता है, पेक्टिन होता है, प्रोटीन होता है। ये सभी चीज़ें से मिलके सेल वॉल का निर्माण होता है, ठीक है ना। सेल वॉल कैसी होती है? कठोर होती है, ठीक है। और ये कोशिका को यांत्रिक सहारा देती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है, यांत्रिक सहारा। ये ओनली प्लांट सेल में पाई जाती है, ठीक है ना, प्लांट सेल में पाई जाती है। और भी जैसे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाई है, उनके अंदर भी कोशिका भित्ति होती है, लेकिन वो सेल्यूलोज से निर्मित नहीं होती है, ठीक है। तो प्लांट सेल में पाई जाती है कोशिका भित्ति। और ये जो है इसकी जो संरचना होती है, इसमें क्या होता है? इसमें मान लो ये क्या हो गया? ये तीन चीज़ों से सेल वॉल मिलके बनती है। सेल वॉल तीन चीज़ों से मिलके बनती है। एक होता है क्या? माइक्रो फाइब्रिल, एक होता है मैट्रिक्स, ठीक है, और एक होता है प्रोटीन। इन तीन चीज़ों से मिलके सेल वॉल का निर्माण होता है। तो जो माइक्रो फाइब्रिल है ना, उसमें क्या आ जाएगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? माइक्रो फाइब्रिल है, ठीक है ना। मैट्रिक्स में ये दोनों आ जाएंगे, मैट्रिक्स में हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन आ जाएंगे, ठीक है ना। और प्रोटीन तो प्रोटीन ही है, ठीक है। समझ में? तो ये क्या है? फाइबर्स दिख रहे हैं, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है? ये मटेरियल जो भरा होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। ये हो गया मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें ये जो है वो क्या है? माइक्रो फाइब्रिल, माइक्रो फाइबर्स बोल सकते हो, माइक्रो फाइबर, ठीक है ना इसको। और ये जो कुछ प्रोटीन होते हैं, ये क्या हो गए? प्रोटीन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। अब तो सेल्यूलोज से बनी होती है, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, प्रोटीन, कठोर होती है, यांत्रिक सहारा देती है, प्लांट सेल में पाई जाती है। और ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सेल के अंदर घुसने नहीं देती है, ठीक है। तो उसमें भी ये प्रोटेक्शन में भी हेल्प करती है, ठीक है ना, सुरक्षा में सहायता करती है। तो ये क्या करती है? प्लांट की सुरक्षा भी करती है। ये सबसे आउटर कवरिंग है, ठीक है ना, सबसे बाहर यही पाई जाती है ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ मैं। इसमें कुछ एक दो और पॉइंट है वो देख लेते हैं बस। ये जो हमने संरचना पढ़ी है फाइबर वाली, कि ये जो संरचना होती है, जैसे ये जो संरचना पढ़ी है हमने, ये फाइबर वाली ऐसे ऐसे, ठीक है। ये संरचना कैसे, जैसे इसको आप कैसे याद रख सकते हो? जैसे नया मकान बनता है या मकान बनता है, तब क्या होता है कि जब छत डलता है तो उसमें जो सरिये होते हैं वो ऐसे होते हैं, सरिये होते हैं वो फाइबर होते हैं। और जो उसमें जो माल आता है, जो सीमेंट और ये सब आता है, वो क्या होता है? वो हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन होता है, ठीक है ना। ये और प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये सब मतलब आप वैसे अपने को कठोर एक चीज़ें मिलती है फिर उससे, ऐसे आप उसको याद रख सकते हो। इसके बाद में क्या आएगा? हाँ, जो सेल वॉल होती है, जैसे मान लो ये कोशिका है, ये कोशिका हो गई, ठीक है। ये कोशिका हो गई, ठीक है। तो ये कोशिका जो है, इसके अंदर क्या होगा? ये होगी सेल वॉल, ठीक है। ये क्या होगी? सेल वॉल। और इसके
पहले क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन, तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, रेड कलर में CM, ब्लू में CW मतलब कि सेल वॉल, और ये जो ब्लैक में है इसको बोलते हैं मिडिल लेमेला। क्या बोलते हैं इसको, मिडिल लेमिला, ठीक है ना। ये कैल्शियम, ये बनी होती है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट्स की बनी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से ये मिलके बनती है, ठीक है ना। अब जो दूसरी कोशिका होगी ना, उसमें भी यही सब सेम चीज़ें होंगी, ठीक है ना। बस ये जो दो कोशिकाओं के बीच में मिडिल लेमेला होती है वो सिंगल होती है। इसके बाद में क्या जाएगा, दूसरी कोशिका का फिर से कोशिका भित्ति जाएगी, और उसके बाद में क्या जाएगा, कोशिका भित्ति के बाद में सेल मेम्ब्रेन। तो ऐसा होता है, ठीक है ना। एक कोशिका, उसके साइड में दूसरी कोशिका, तो एक कोशिका दूसरी कोशिका से मिडिल लेमेला के द्वारा जुड़ी होती है, जो कि इससे बनती है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से मिलके बनती है। ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट होता है, ये जब फ्रूट बनता है ना तब ये गल जाते हैं, ठीक है ना। जब फ्रूट का निर्माण होता है, फ्रूट बन जाता है, तब ये गल जाता है, ठीक है। तो इसमें इतना ही, फिर और देखेंगे अब हम इसमें और भी आगे और भी टॉपिक्स देखेंगे। तो जो सेल वॉल होती है उसका निर्माण सेल्यूलोज से होता है, और बाकी और भी जो मैट्रिक्स है और हेमीसेल्यूलोज है, पेक्टिन है, इनसे भी इसका निर्माण होता है, ठीक है। तो ये कोशिका भित्ति में इतना ही पढ़ना है। और भी आप पढ़ सकते हो, जैसे मान लो ये जो कोशिका भित्ति होती है ना, सेल वॉल, अभी और जैसे मान लो सेल वॉल होती है, ये 3 टाइप की होती है, ठीक है। प्राइमरी, ठीक है ना, सेकेंडरी, टर्सरी। ये सब क्या है, ये कोशिका, जो कोशिका होती है ये बढ़ती आती है, और ये बढ़ती कैसे, अंदर तक बढ़ती है। मतलब ये जो पहली होगी वो प्राइमरी होगी, ठीक है ना। उसके बाद में जो बढ़ेगी वो सेकेंडरी, और फिर उसके बाद में जो बढ़ेगी टर्सरी। मतलब कि ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी, ठीक है। तो जो टर्सरी होती है वो हर जो बड़े वृक्ष होते हैं, जो बहुत जिनकी ज़्यादा एज होती है, उनमें पाई जाती है। जैसे जिम्नोस्पर्म्स में पाई जाती है, ठीक है ना, जिम्नोस्पर्म्स में ये होती है, ठीक है। और जो प्राइमरी होती है वो कहाँ पाई जाती है, तरुण पौधों में। तरुण मतलब कि जो नए पौधे हैं उनके अंदर ये, तरुण पौधों के अंदर ये पाई जाती है। जो नए पौधे होते हैं उनके अंदर प्राइमरी होती है। सेकेंडरी जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है वृक्ष, तब होती है उसके अंदर सेकेंडरी, ठीक है। तो ये 3 टाइप की होती है सेल वॉल। और सेल वॉल का निर्माण कैसे होता है, बाहर से अंदर की तरफ होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।